कमली एपिसोड नंबर 9। अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर अब्बास ने बैग फर्श पे रखा और लॉक में चाबी घुमाई थी। दरवाजा चर की आवाज से खुलता चला गया और वो नागवार सी बंद घर की बू उसकी नाक से टकराई थी। दरवाजे पे मकड़ियां जाले बन चुके थे। वो जाले हटाता अंदर आया। सारा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बटन ऑन किया, लाइट रोशन नहीं हुई थी। उसने फोन निकाला और उसकी फ्लैश ऑन की। फर्श पे मिट्टी की तहें जम चुकी थीं। दाखिली दरवाजे के पास बिल्स, नोटिस और अखबार का ढेर था। उसने पिछले 4 माह से बिल नहीं भरे थे। बिजली कट चुकी थी और वो नोटिस। उसने वो पैकेट खोला और रोशनी में देखने लगा। उसे जॉब से निकाल दिया गया था। हमें अपनी कंपनी के लिए किसी मेहनती और वक्त के पाबंद इंसान की ज़रूरत है मिस्टर इबास। आप हफ्तों बताए बगैर ऑफिस से गायब रहते हैं। हमारी कंपनी के लिए आपका ये रवैया नुकसानदेह है। वो खामोश खड़ा रह गया था। वो जैसे किसी खंडर के दरमियान में खड़ा था। गुजर जाने वाले वक्त में तो वो हर शैप उसे पुश्त डालकर बस अपनी ज़ात पे लगे दागों को धोने की फिक्र में था। हर चीज़ भुलाए वो बस उसी में लगा हुआ था कि कैसे खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। उसके सिवा उसने हर शय त्याग रखी थी। सामान के बैग को ट्रेन के फर्श पे उछाल कर वो खुद भी ऊपर चढ़ा था। माहे नूर को ताया अब्बू प्यार से साथ लगाए हुए थे। मैं आऊंगा धी रानी, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। ट्रेन चल पड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींचा था। वो सफ़र एक बार फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन मुखालिफ सिमत में। अभी कुछ दिन पहले जब वो गांव जा रहा था तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कैसे और क्या होकर वापस लौटेगा। शहर में एजाज भाई के एक दोस्त के तवस्सुत से छोटा सा घर मिल गया था। 2 कमरे, छोटा सा किचन, बरामदा और नन्हा सा सेहन। अम्मा और चाची उनके साथ ही आई थीं। सफाई सुथराई और सामान वगैरह सेट किया था। जरूरत की हर शय से घर भरकर वो वापस चली गई थी। उसने तो अम्मा को बहुत रोका पर वो नहीं रुकी थी। तू जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करके अपना घर बना, नौकरी पे लग जा, फिर मैं रहूंगी तेरे साथ। उनका जी भी तो मियाँ के बगैर नहीं लगता था। दिन में नूरी की देखभाल के लिए मुलाजमा थी। वो कपड़े बर्तन सब देखती और बासत के बाद घर पे नूरी का ध्यान भी उसके जिम्मे था। यूनिवर्सिटी के बाद वो आता तो वो छुट्टी कर जाती थी। उमर हॉस्टल में ही था। सारिया से वो मिला जरूर था, लेकिन माहे नूर की बाबत उसने कुछ भी नहीं बताया। इसी सब में 1 माह गुजर गया था। वो बदल सा क्या है फायजा। सारिया अपनी दोस्त के घर मौजूद थी। उस वक्त वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठी थी। मेज चाय के लवाजमात से सजी हुई थी। सारिया की बात पे उसने चौंक कर देखा था। बदल गया मतलब? वो उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी। मतलब वो जब से गांव से आया है तो अलग तरह से बर्ताव करने लगा है। यूनिवर्सिटी में भी चुपचाप ही रहता है, फिर उसे घर जाने की जल्दी होती है। वो उमर के साथ हॉस्टल में भी नहीं रहता अब। वो जरा रुकी थी। हमारे दरमियान कुछ फासला सा आ गया है। हमारी बात भी बराए नाम होती है। पहले तो हम घंटों बातें किया करते थे, अब तो वो जैसे बहुत मसरूफ हो गया है। 2-3 मिनट बाद वो फोन बंद कर देता है, ये कहकर के दोबारा करता हूँ और मैं उस दोबारा की आस में घंटों इंतजार करती हूँ। फायजा ने रसान से उसे देखा। सारिया, हम सब जानते हैं कि उसने तुम्हारे लिए कितना सहा है। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। वो कंधे उचकार कर रह गई। तुम उससे बात करो, पूछो कोई मसला है क्या। वो हौले से हंसी। ये बात करना ही तो मसला है। उसे यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस जाना पड़ा था। घर से मुलाजमा का फोन था। मायनूर को शदीद दौरा पड़ा था। वो घर पहुंचा तो वो रोती चीखती चिल्लाती हुई मुर्तजा मुर्तजा कर रही थी। मुलाजमा उसे चुप करवाने और संभालने में नाकाम हो चुकी थी। वो झूठ बोलता है। वो जिंदा है तो तुम्हें पता है उसका? मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है। मुझे उसके पास ले जाओ, मुझे मेरे मुर्तजा के पास ले जाओ। उसने नरमी से उसके हाथ काबू में किए थे। हाँ, मुझे पता है वो ठीक है।
मैं तुम्हें ले जाऊंगा उसके पास, तुम बस चुप कर जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो। वो उसे प्यार से पुकारते हुए बोला था। वो निढाल सी उसके साथ लगी हुई थी। बस अब रोना नहीं है, मैं आ गया हूं ना, मैं यहीं हूं। तो तुम भी चले जाते हो, तुम भी चले जाओगे। वो साकित बैठा रह गया था। इतने अरसे में मुर्तजा के अलावा ये पहली बात थी जो उसने उसके मुंह से सुनी थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूं, वो धीमे लहजे में बोला था। वो किसी को एतबार नहीं दिला सकता था कि आदिल साईं ने मुर्तजा की मौत का झूठ बोला है और कब्र के नाम पे ढोंग किया है। उसकी बात पे कोई एतबार न करता। उल्टा मुर्तजा की कब्र खोदने की पादाश में सब उसके दुश्मन हो जाते। उसे पता था कपड़े का वो पुतला उसके अपने गले का कांटा बन सकता था। उससे वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। साबित तो वो किसी को ये सब बताकर भी नहीं कर सकता था। आदिल को उसकी भनक भी पड़ जाती तो वो इस बच्चे को सचमुच मरवा देता। उसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। उसे सच को सबूत के साथ सबके सामने लाना था और उसके लिए वो एक नया मंसूबा तैयार कर चुका था। वो इस शाम माह नूर को साथ लेकर बाहर निकला था। चलो हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर पार्क में जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। उसका भी दिल बहल जाता और वो खुद भी फ्रेश होना चाहता था। शाम होले होले खुद पे हावी होती रात से पसपा हो रही थी जब वो दोनों आइसक्रीम के कप लिए खाते हुए पार्क में बेंच पे बैठे थे। मदहोश करती हवा सारे दिन के थके वजूद को राहत बख्श रही थी। वो उससे छोटी छोटी बातें कर रहा था। वो रगबत से आइसक्रीम खा रही थी जब आसिफ ने सारिया को देखा था। वो उनसे कुछ फासले पे शशदर खड़ी शाख में घिरी उन्हें ही देख रही थी। अब वो उस बच्चे की ताक में था। उसे हर सूरत में डीएनए और ब्लड ग्रुप के लिए उसके सैंपल चाहिए थे। अगले कई दिन तक उसने डॉक्टर जैन के घर की निगरानी की थी। उसे उनके और हमना के मामूलात ज़ाहिर हो गए थे। डॉक्टर जैन सुबह क्लिनिक जाते तो शाम को लौटते थे। उनका मसला नहीं था, मसला हमना थी। वो एक बोतीक चलाती थी, लेकिन इस बच्चे के बाद वो सब कुछ तर कर चुकी थी। अब वो घर पे ही होती थी। तुमने कहा था तुम मुझसे दूर मेरे लिए जा रहे हो, तुमने कहा था वापस मेरे लिए लौट कर आओगे। वो बेबसी से खड़ी उसे देख रही थी। तुम लौट तो आए हो, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हो। तुम वो नहीं हो जो यहाँ से गया था और मेरे हाथ में एक उम्मीद थमा कर गया था। तुम वो नहीं हो, तुम तो कोई और ही हो, है ना बासित? उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसका दिल कट कर रह गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ा। लुक सारिया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सॉरी यार, प्लीज रो मत, प्लीज। तुमने कहा था मैं सबसे अहम हूँ, कहा था ना। सॉरी, मुझे जिन हालात में ये निकाह करना पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो जरा रुका। वो अपने हवास खो बैठी है। उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उसे मदद की जरूरत थी सारिया। वो उसे देखती रह गई। और मैं तुम्हारे लिए अपने हवास नहीं खो बैठी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल नहीं हो गई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आवाज रिंध चुकी थी। सॉरी, प्लीज माफ कर दो सारिया, प्लीज। और वो क्या कहता। अब्बास ने गाड़ी में से निकलने से पहले चेहरे को उस बड़े से मास्क से ढक लिया था। अब बस उसकी आंखें नजर आ रही थीं। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी। वो दीवार तक पहुंचा और उस पे चढ़ने लगा। अगले ही लम्हे वो अंदर कूद चुका था। उसने हौले से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया था ताकि वापसी में उसे मुश्किल का सामना न करना हो। अब वो हौले हौले छुपता छुपाता अंदर आया था। घर में खामोशी थी। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थीं। वो अंदाजे से चलता बेडरूम तक आया था। वहां बेड पे वो बच्चा सोया पड़ा था। वो आस्तगी से चलता आगे बढ़ा और जेब से वो रुमाल निकालकर बच्चे की नाक पे रखा था। बच्चा कसमसा कर रह गया था। उसने बच्चे को उठाया और कंधे पे डाला था। दूसरे हाथ में उसने पिस्तौल पकड़ रखी थी। वो वैसे ही आस्तगी से कमरे से वापस निकल आया था। हमना किचन में थी जब उसने किसी के कदमों की आहट सुनी थी। वो एक लम्हे के लिए दहल गई थी। मुलाजमा आज छुट्टी पे थी और जैन क्लिनिक पे थे। तो फिर इस वक्त बाहर कौन था?
اسامہ میرا بچہ وہ اکیلا کمرے میں ہے، اس نے سوچا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سلیب پر رکھی وہ چھری اٹھائی اور آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آئی اور باہر جھانکا۔ وہ سیاہ کپڑوں میں سر تک نقاب چڑھائے آدمی تھا جو اسامہ کو کندھے پہ ڈالے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی پشت ہمنا کی طرف تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی تھی اور تیزی سے اس کی طرف دوڑی تھی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھا۔ ہمنا نے اس کی کمر پہ چھری سے کئی وار کیے تھے۔ اس کے حلق سے کراہیں نکل گئی تھیں۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہمنا کا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا اور فرش پہ بھی دور تک خون ہی خون تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے چھری سے اس کے بازو پہ وار کیا اور پھر وہی چھری اس کے پیٹ میں سائیڈ پہ گھونپ دی تھی۔ بچے پہ اس کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی تھی۔ ساریہ کو اعتبار کرنا ہی پڑا تھا، اسے معاف کرنا ہی پڑا تھا۔ وہ جس سے محبت کی تھی، جس پہ دل آنکھیں بند کر کے ایمان لے آیا تھا، اس کی ہر بات کو سچ ماننا ہی پڑا تھا۔ پیار تھا آخر، شک کرتی تو گناہ گار ہوتی۔ اس دن ابو کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے عمر اور باسط دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ چھوٹا سا فنکشن ہے، تم ضرور آنا۔ عمر نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ باسط متذبذب میں تھا۔ سوری یار، وہ دراصل رات میں نور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ عمر جلدی سے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، انجان لوگوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ساریہ کی طرف مڑا تھا۔ سوری یار، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ وہ چپ رہ گئی تھی۔ وہ بمشکل گھر تک پہنچا تھا۔ بازو اور ٹانگ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں سائیڈ پہ ابھی تک وہ چھری گھسی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ہر منظر دھندلا ہو چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ وہیں فلیٹ کے دروازے میں گر گیا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نرس جلدی سے آئی تھی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ تکلیف تو نہیں ہے؟ اس نے اپنے بازو پہ دیکھا۔ وہاں پٹی بندھی تھی۔ آپ کے پڑوسی آپ کو ہسپتال لے کر آئے تھے۔ بلیڈنگ بہت زیادہ تھی تو بینڈیج کر دی ہے ہم نے، بس پیٹ والا زخم گہرا ہے، اسے بھرنے میں دیر لگے گی، ڈاکٹر نے اسے کہا تھا۔ اب اس کی نئی روٹین بن گئی تھی۔ صبح یونیورسٹی جاتا تو وہ جاگ رہی ہوتی۔ اکثر وہ ناشتہ ساتھ ہی کرنے لگے تھے، ورنہ پہلے وہ عمر اور ساریہ دوسرے یا تیسرے لیکچر کے بعد میں ساتھ کرتے تھے۔ اب وہ اکثر انہیں میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ کہہ دیتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پہ بھی اسے گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ نور اکیلی ہے ملازمہ کے ساتھ، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اس کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو۔ شام میں تو اب وہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اس دن بھی ساریہ نے کہا تھا باسط شام میں شاپنگ پہ چلیں۔ وہ ساتھ ساتھ کلاس سے نکلے تھے۔ مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں، بعد میں ہم ڈنر بھی ساتھ کر لیں گے۔ باسط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سوری یار، دراصل اتنی رات تک میں باہر نہیں رہ سکتا، ملازمہ بھی نہیں ہوتی، تم فائزہ کے ساتھ چلی جاؤ شاپنگ۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اکثر یہی ہونے لگا تھا، وہ کچھ کہتی، کہیں جانے کی بات کرتی اور وہ ٹال دیتا تھا۔ ماہ نور یہ، ماہ نور وہ۔ اس دن وہ چڑ گئی تھی۔ انف باسط۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جو چلائی تھی، نور نور نور، سٹاپ اٹ، ہر وقت یہی ایک رٹ، میں پک چکی ہوں یہ سب سن سن کر۔ وہ بولتی چلی گئی تھی، بس وہی ایک تمہاری سگی ہے، میں کیا ہوں پھر؟ ہاں، اسے تمہاری ضرورت ہے، مجھے نہیں، میرے حصے کا وقت کہاں ہے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بھی اکیلی ہوں باسط، میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تم تھے، اب لگتا ہے تم بھی نہیں ہو، مجھے دیکھو تو صحیح، کیا میں بھی اس کی طرح کوئی مریض نہیں ہوں؟ مجھے بھی تمہارے وقت تمہاری توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ باسط کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میری پہلی اور واحد محبت ہو ساریہ، بس تم، کوئی تم سے پہلے نہ تمہارے بعد، بس تم۔ سوری میں نے تمہیں اکیلا کر دیا، سوری ان سب آنسوؤں کے لیے۔ وہ خاموش بالکنی میں کھڑا تھا۔
رات کا سیاہ آسمان سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے دور کہیں بجلی چمکتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر تک طمانیت بھرتی تھی۔ عباس بس خاموش کھڑا تھا، ہارا ہوا، تھکا ماندہ۔ منزل کے اتنے نزدیک پہنچ کر بھی وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس اپنی ذات پہ لگے الزام کو کھرچ کر سچ ڈھونڈ نکالنے کے باوجود وہ مجرم ہی تھا۔ اس کے اندر جلتے بھانبڑ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھنڈے نہیں پڑے تھے۔ اس کی آنکھ سے وہ آنسو بہہ نکلا تھا، تھکان کا آنسو، بے بسی کا آنسو، ہار جانے کا آنسو۔ ڈاکٹر زین اور ہمنا وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں؟ کسے پتا؟ وہ کھوجتا تو شاید کھوج لیتا، لیکن اسے کھوجنا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سب سے اتنا تھک چکا تھا کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بدن پہ لگی چوٹیں اب الزام سے زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ ساری رات موسلا دھار بارش ہوتی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے بیگ لیے اس فلیٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گاؤں واپسی کے لیے نکل رہا تھا۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک تو ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیا کریں۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔